नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पीबीएम स्टडी पर। अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और इसमें पढ़ने पराग कण के निर्माण तक की क्रिया देख ली थी। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद व इसका परिवर्धन। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? जब नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा तो उस संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे होता है? परागकण या लघु बीजाणु से। तो परागकण या लघु बीजाणु को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, क्योंकि इसी से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होगा ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की क्रिया 2 चरणों में होती है। एक तो परागण से पूर्व यानी परागण होने से पहले, और दूसरा परागण के पश्चात। परागण क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से वर्ती काग्र पर पहुंचना, इसे परागण कहते हैं। तो परागण होने से पहले परागण कहां पर है? परागकोश में है। तो परागण से पूर्व की जो क्रिया होगी वो कहां होगी? परागकोश में जब परागण रहेंगे तभी ही होगी। अच्छा, इस समय क्या होता है यानी परागण से पूर्व क्या होता है? अपन ने पढ़ा था एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण बनते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें चतुष्क कहा जाता है। तो ये 4 परागकण आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? इनके बीच जो कैलोज परत है वो अपगठित होगी। कौन करेगा? कैलेज एंजाइम। उसके बाद में परागकण अलग अलग हो जाएंगे और गोल आकृति ग्रहण कर लेंगे। आकृति में कैसे होंगे? गोल। ठीक है, संरचना वैसे अपन ने देख ली थी, फिर से सुन लो। 2 भित्तियां, बाह्य चोल, अंतःचोल, अंदर एक केंद्रक होता है, वो भी कैसा? अगुणित होगा। ठीक है, सघन जीव द्रव्य उपस्थित है, छोटी छोटी रसदानियां भी पाई जाती हैं इसमें। ये परागकण हो गया। अलग होने के बाद में इस प्रकार की संरचना हो जाएगी। अब इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा। ये लो, समसूत्री विभाजन हुआ जिससे 2 केंद्रक बनेंगे। समसूत्री विभाजन में ध्यान रखना, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। या केंद्रक की बात करें तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, और द्विगुणित से द्विगुणित बनते हैं, अगुणित से अगुणित बनेंगे। इस तरह देखिए, मान लीजिए कोशिका द्विगुणित है और इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, तो इससे जो 2 नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी 2n ही होंगी। अगर समसूत्री विभाजन अगुणित कोशिका में हुआ तो इससे बनने वाली दोनों कोशिकाएं भी कैसी होंगी? अगुणित ही होंगी। तो परागकण का केंद्रक कैसा था? अगुणित। इसमें विभाजन हुआ, कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक। ये दोनों केंद्रक भी कैसे होंगे? अगुणित ही होंगे। ठीक है, अच्छा, 2 केंद्रक बन गए। अब इन केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? भित्ति का, जिससे 2 कोशिकाएं बन गई। कितनी कोशिकाएं बन गई? 2 कोशिकाएं। एक बड़ी कोशिका जो आप देख रहे हो ऊपर की ओर, एक छोटी कोशिका नीचे की ओर। बड़ी कोशिका का नाम क्या है? कायिक कोशिका। ठीक, छोटी कोशिका का नाम क्या है? जनन कोशिका। ठीक है, तो ये इतना काम कब होगा? परागण से पहले, जब परागकण परागकोश के अंदर रहेंगे तब सबसे पहले चतुष्क से अलग अलग होंगे। अलग होने के बाद इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, 2 केंद्रक बनेंगे। केंद्रकों के मध्य भित्ति बनने से 2 कोशिकाएं बन गई।
बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, छोटी कोशिका जनन कोशिका, दोनों अगुणित हैं। अब आगे चलें उससे पहले मैं इन कोशिकाओं के बारे में बता देता हूं आपको। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, इसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है जो बाद में अनिश्चित आकृति का हो जाता है। बाद में, शुरू में तो निश्चित आकृति रहेगी गोल, बाद में अनियमित आकृति का हो जाएगा। कैसी आकृति का हो जाएगा? कायिक कोशिका का केंद्रक बाद में अनियमित आकृति का हो जाएगा। जैसे यहां हो गया, यहां गोल आकृति है, यहां अनियमित आकृति का हो गया। अच्छा, कायिक कोशिका में कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा? जनन कोशिका की अपेक्षा। ठीक है, और इसके कोशिकांगों के आकार में और संख्या में वृद्धि होती है कायिक कोशिका की। दोबारा सुन लीजिए, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका होती है, इसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है जो शुरू में गोलाकृति का लेकिन बाद में अनियमित आकृति का हो जाता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य कोशिकांग पाए जाते हैं, आरएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरी और एक बात, कायिक कोशिका से पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग नली का। ठीक, आगे चल के होगा वो। दूसरी कोशिका है जनन कोशिका, ये आकार में छोटी होती है। जब ये बनती है उस समय इसकी आकृति लेंस जैसी होती है, फिर इसकी आकृति में परिवर्तन होता है, इसकी आकृति गोल हो जाती है, लगभग गोल, और फिर आगे जाकर के ये तर्कु रूपी या कर्मी रूपी आकृति ग्रहण कर लेती है। जनन कोशिका की बात कर रहे हैं, छोटी कोशिका जनन कोशिका, शुरू में लेंस जैसी, फिर हो गई इसकी संरचना गोल, फिर कैसी हो गई? तर्कु रूपी या कर्मी रूपी। जनन कोशिका में भी कोशिका द्रव्य कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है, और आरएनए की मात्रा भी जनन कोशिकाओं में कम होती है। किसकी अपेक्षा? कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका बनने तक की क्रिया कब होती है? परागण से पूर्व। तो नर युग्म उद्भिद के परिवर्धन का पहला चरण कब होता है? परागण से पूर्व। अब जब दो कोशिकाएं बन गई तब होगा परागण, यानी परागण पराग कोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, अपनी ही जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तब तो परागकण परागकोश से मुक्त होकर अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, और अगर अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तब वो अंकुरित होंगे। अब सुनिए, इस तरह ये तो अपन ने देख ही लिया कि भाई जनन कोशिका पहले गोल आकृति की हो जाएगी, फिर तर्कु रूपी हो जाएगी। अब जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो इसका अंकुरण होगा। अंकुरण में क्या होगा? कायिक कोशिका से पराग नली का निर्माण हुआ। पराग नली का क्या हुआ? निर्माण। ये पराग नली वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में प्रवेश कर रही है। इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि भाई वर्तिकाग्र पर तो पहुंची गई, परागकण वर्तिकाग्र पर तो पहुंच ही गया, ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका, ठीक है, यहां पहुंच गया परागकण, अंकुरित हुआ और इसकी कायिक कोशिका से किसका निर्माण हुआ? पराग नली का। पराग नली वर्तिकाग्र से होती हुई किसमें गई? वर्तिका में। ठीक है, तो ये क्रिया कब हो रही है? परागण के बाद।
पराग नली का निर्माण हुआ, वो वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में प्रवेश करती है। तो जनन कोशिका जो तर्कु रूपी या कर्मी रूपी हो चुकी है, वो इससे पराग नली में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, प्रवेश हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा? जनन कोशिका जो पराग नली में प्रवेश कर चुकी है, उसमें होगा समसूत्री विभाजन। अब ये भी बताया था मैंने। जनन कोशिका कैसी कोशिका है? अगुणित। इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। तो इससे बनने वाले दोनों नर युग्मक भी कैसे होंगे? अगुणित। समसूत्री हो रहा है तो एक जनन कोशिका से दो नर युग्मक बनेंगे और दोनों नर युग्मक कैसे होंगे? अगुणित होंगे। कैसे होंगे? अगुणित। और जैसे ही नर युग्मक बनेंगे, नर युग्मक बनते ही कौन सी संरचना का निर्माण पूरा हो गया? नर युग्म कोदभिद का। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए फटाफट। पराग कण जैसे ही चतुष्क से अलग होते हैं, आकार में वृद्धि करके गोल हो जाते हैं और परागण से पहले इसमें विभाजन से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, काई कोशिका, जनन कोशिका। फिर परागण पहुंच गया वर्तिकाग्र पर, यानी परागण के बाद की क्रिया। फिर इससे निर्माण हुआ काई कोशिका से, किसका निर्माण हुआ? पराग नली का। और काई कोशिका का जो केंद्रक था वो कहाँ आ गया? पराग नली के शीर्ष पर। क्या करेगा? पराग नली के लिए मार्ग बनाएगा, आगे जाने के लिए, वर्तिका में जाने के लिए मार्ग बनाएगा। और जनन कोशिका पराग नली में प्रवेश कर गई। फिर इसमें कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। एक जनन कोशिका से कितने नर युग्मक बने? दो नर युग्मक बने। दोनों कैसे हैं? अगुणित हैं। तो इस संरचना को ही अपन क्या कहेंगे? नर युग्म कोदभिद। ठीक है, अब एक चीज सुनिए कि ये जो पराग नली बनी है ना, काई कोशिका से बनी है, ये पराग कण से बाहर कहां से आती है? कौन से स्थान से आती है? ये अपन ने पहले पढ़ा, पराग कण की संरचना पढ़ी था। क्या पढ़ा था? कि पराग कण के बाह्य चोल पर छिद्र पाए जाते हैं, या कुछ स्थान पर पराग कण पतला होता है। ठीक है, या तो छिद्र पाए जाते हैं या कुछ स्थान पर पतला होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जनन छिद्र। तो इन्हीं जनन छिद्रों से होकर के पराग नली बाहर आती है और वर्तिकाग्र से होती हुई किसमें चली जाएगी? वर्तिका। तो नर युग्मक बनने तक की क्रिया क्या कहलाएगी? नर युग्म कोदभिद। तो अपन ने देखा कि नर युग्मकों का निर्माण हो गया, कहां हुआ? पराग नली में। अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में, यानी एंजियोस्पर्म पादपों में, अधिकांश एंजियोस्पर्म पादपों में नर युग्मक पराग नली में ही बनते हैं। ठीक है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें नर युग्मकों का निर्माण अंकुरण होने से पहले हो जाता है। मतलब कि जैसे यहां पर ये जनन कोशिका बन गई, परागकण से पराग नली का निर्माण नहीं हुआ, अभी फिलहाल नहीं हुआ, उससे पहले ही जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाएगा और अंकुरण से पहले ही दो नर युग्मकों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कुछ पादपों में ऐसा होता है, जैसे कुल्फा पादप, ये एग्जाम्पल है, पादप का नाम है। बंदरबाटी, ये है पादपों के ही नाम है। ठीक है, कुल्फा और बंदरबाटी। इनमें क्या होता है कि पराग कण अंकुरित होने से पहले ही जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाएगा और नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, यानी पराग नली बनने से पहले ही हो जाएगा। किनमें होगा? कुछ ही पादप हैं जैसे कुल्फा और बंदरबाटी, लेकिन अधिकांशतः एंजियोस्पर्म पादपों में नर युग्मक पराग नली में ही बनते हैं।
यानी कि जनन कोशिका का विभाजन, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन पराग नली में ही होता है। अब ये नरयुग्मक जो बने हैं ये धीरे धीरे पराग नली के साथ साथ बीजांड तक पहुंचेंगे, जो अपन आगे देखेंगे, आगे वाले चैप्टरों में आएगा। तो ये ध्यान रखना आगे जब अपन पढ़ेंगे कि भाई कितने नरयुग्मक बन चुके हैं यहाँ पर, 2 नरयुग्मक, 2 का क्या काम आएगा आगे वाले टॉपिकों में अपन देखेंगे। तो अगर आप ये वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ही आपको आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये टॉपिक जो भी चल रहा है पढ़ने, आवर्तबीजी पादपों में जनन, जैसे अलैंगिक लैंगिक जनन, नरयुग्मकोद्भिद, परागकोश, ये सारे टॉपिक 12वीं के लिए तो काम के हैं ही, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। साथ में जो बीएससी फाइनल थर्ड ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल बायोलॉजी के स्टूडेंट, उनमें उनके बॉटनी का एक पेपर में ये सेम टॉपिक है, ठीक है। तो बीएससी फाइनल वालों के लिए भी ये टॉपिक काम के हैं, तो वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके लिए करना क्या पड़ेगा, सारे वीडियो, सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने पड़ेंगे, वरना आगे वाले आपको समझ में नहीं आएंगे। अब तक अपन ने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब उस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको जरूर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, 60 यानी 60 पराग कण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? क्या क्वेश्चन है कि 60 परागकणों का अगर निर्माण करना है, या 60 परागकणों का निर्माण कितने अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा होगा? इसका जवाब आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जब अपन पढ़ाएंगे तब इसका आंसर मैं आपको दूंगा। अपना अगला टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। नर युग्मकोद्भिद तक अपन देख चुके हैं, अब अपन देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। तो मादा युग्मकोद्भिद, इसका निर्माण कहाँ होगा? मादा जननांग में। मादा जननांग का मतलब है जायांग, और जायांग तो पूरा समूह है, इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? अंडक, ठीक है। अंडक अनेक अंडक मिलकर के जायांग बनाते हैं, तो जायांग की एक इकाई क्या हुई? अंडक हुई। अगर एक ही अंडक, अगर जायांग में एक ही अंडक हो, मान लीजिए पुष्प में एक ही अंडक हो, तब तो वो कहलाएगा एक अंडपी। और अगर अंडक ज्यादा हो तो वो कहलाएगा बहुअंडपी। और अगर वो बहुअंडपी है, पहले ये बता देता हूं, अगर एक ही अंडक उपस्थित हो तो एक अंड, बहुत सारे हो तो बहुअंडित। अब बहुअंडपी में भी 2 प्रकार, अगर ये सारे अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, और अगर जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, तो वियुक्तांडपी, ठीक है। तो जायांग यानी मादा जननांग, एक इकाई अंडक, अंडक अगर एक ही उपस्थित है तो एक अंडपी, बहुत सारे हैं तो बहुअंडपी, बहुत सारे हैं, सारे जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, अलग अलग हैं तो पीयुक्तांड। अब अपन बात करते हैं एक अंडक। अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, यानी ऐसी पर्ण, पुष्प पर लगने वाली ऐसी पर्ण जिसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। इसकी संरचना देखते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो डिटेल से अब देखते हैं। ये अंडक है, ठीक। इसके नीचे वाले फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय,
बीच के नलिका जैसे भाग को क्या कहेंगे, वर्तिका, और ऊपर वाले शीर्ष भाग को क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। ठीक है, तीन इसके भाग हो गए। तो वर्तिकाग्र शीर्ष भाग होता है जो पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, वर्तिका नलिका जैसा भाग है, पराग नली को मार्ग रास्ता देने का काम करेगा। मुख्य भाग कौन सा है, अंडाशय। यहां पर एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो अंडाकार संरचना जो अंडाशय में उपस्थित है उसे कहते हैं बीजांड। ये लो, ये पूरी संरचना क्या हो गई, बीजांड, जिसके द्वारा बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो मुख्य तीन भाग हुए इसके, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। बीजांड का एक और नाम है, क्या नाम है, गुरु बीजाणु धानी। क्या नाम है, गुरु बीजाणु धानी भी इसको कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये बीजाणु जहां पर अंडाशय से जुड़ रहा है, जहां पर यहां जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं बीजांड सन। ठीक, जहां पर अंडाशय से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, बीजांड सन। जिस संरचना द्वारा जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं बीजांड वरंत, यानी बीजांड वरंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है। अच्छा, और ये बीजांड वरंत बीजांड से जहां पर जुड़ता है, जैसे ये बीजांड वरंत है और ये बीजांड से यहां पर जुड़ रहा है, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, नाभि, या नाभि का भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ पादपों में जहां पर बीजांड वरंत बीजांड से जुड़ता है वहां पर एक उभार जैसी संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं रेफी। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है और बीजांड अंडाशय से कहां पर जुड़ा हुआ होता है, बीजांड सन पर जुड़ा हुआ होता है। जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड वरंत। और ये बीजांड वरंत बीजांड से जहां पर जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, नाभि। और यहाँ पर अगर उभार जैसी संरचना पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, रेफी। ठीक है, ये तो संरचना हुई किसकी, अंडक की। ठीक, अब इसमें भी मैन, जैसे मैंने बताया, कौन सी संरचना होती है, बीजांड। तो बीजांड के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।